हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का एक चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट। वैसे तो सारे ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये अपने तरह का थोड़ा सा एक यूनिक चैप्टर है। और ड्रॉपर्स या बोला जाए नीट एग्जाम में बहुत हाई वेटेज रखता है। ड्रॉपर्स के जो बच्चे हैं वो भी इसको कवर कर सकते हैं, उनका भी ही ये सिलेबस है। तो क्लास 11th और ड्रॉपर में जो बच्चे हैं या वो बच्चे जो अभी क्लास 12th का पेपर दे चुके हैं या देने वाले हैं, और अगर दे चुके हैं तो आप इसको रिवाइज करिए अपना 11th का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग, हमारा जो नीट एग्जाम है उसके लिए। तो हम लोग सॉरी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं जो चैप्टर, उसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है और इस सिंपल सी बात को समझते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बच्चों एक बात जो पूछी जाती है कि लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, अब वैसे तो आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत सारी मोशन और मूवमेंट को लेकर बहुत सारी डिफिनीशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर जहाँ से जहाँ तक बायोलॉजी रिलेटेड है तो हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा मोशन, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऐसा मोशन जिसमें पोजीशन चेंज नहीं होती उसे कहा जाता है मूवमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं और ये मेरा हाथ है। ठीक है, अब इस हाथ को मैंने क्या किया, ऐसे ऊपर उठा दिया। ठीक है, और फिर हाथ को नीचे कर दिया, तो ये एक मोशन हो रहा है। लेकिन इसमें क्या मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? तो नहीं। ठीक है, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये क्या है बच्चों? मूवमेंट है। एनी मोशन इन बॉडी दैट डू नॉट रिजल्ट चेंज इन पोजीशन इज नोन एज मूवमेंट। ठीक है, अब इसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पोजीशन भी बोल सकते हैं या लोकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम दोनों को ध्यान में रखें कि पोजीशन चेंज क्या होता है और लोकेशन चेंज क्या होता है। अब दूसरा एक है कि सपोज करिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने अपना एक पैर उठाया और बगल में रखा और इधर आ गया, तो अब क्या हुआ, मेरी पोजीशन चेंज हो गई। ये भी क्या था, एक ऐसा मूवमेंट था जिसने मेरी पोजीशन को चेंज किया। तो एक ऐसा मूवमेंट जिसमें पोजीशन या लोकेशन चेंज हो उसे कहते हैं लोकोमोशन। एक ऐसा मूवमेंट या एक ऐसा मोशन जिसमें लोकेशन या पोजीशन चेंज ना हो उसे कहते हैं मूवमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हमारी बॉडी में लोकोमोशन भी होता है और मूवमेंट भी होता है। अब ये किस तरह से लोकोमोशन एंड मूवमेंट पाया जाता है, इसी पॉइंट को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स, टिश्यूज या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मैंने बोला द मोशन which do not changes the position or location of organism is known as movement। जैसे मैंने अपना हाथ ऊपर किया, ये क्या है? मूवमेंट। हाथ नीचे किया, ये भी क्या है? मूवमेंट। एंड द मोशन which changes the position or location of any organism is termed as locomotion। तो लोकोमोशन की डिफिनीशन अलग है और मूवमेंट की डिफिनीशन अलग है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, एनसीईआरटी क्या कहता है भाई, जरा देखेंगे। लोकोमोशन इज द वॉलेंट्री मूवमेंट रिजल्टिंग इन चेंज इन लोकेशन। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा अनुसार, हम चाहें तो एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करें, हम चाहें तो चेंज नहीं करें। तो इसलिए क्या हो गया, ये वॉलेंट्री को हम अंडरलाइन कर लेंगे। वॉलेंट्री मूवमेंट है जो चेंज इन पोजीशन या चेंज इन लोकेशन को रिजल्ट करता है, जिसे हम कहते हैं लोकोमोशन। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कितने टाइप का, कई टाइप का लोकोमोशन और मूवमेंट हमारी बॉडी में पाई जाते हैं। कई तरह के मूवमेंट हैं। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन आवर बॉडी, मूवमेंट क्या है याद करो, द मोशन विच डू नॉट रिजल्ट चेंज इन पोजीशन। इस बात को ध्यान में रख के डिस्कशन करना है।
तो हमारी बॉडी में कई तरह के मूवमेंट पाए जाते हैं जो कई अलग अलग फैक्टर्स की वजह से देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले मूवमेंट ड्यू टू सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया से भी मूवमेंट पाया जाता है। सूडोपोडिया कहाँ है भाई हमारी बॉडी में? तो हमारी बॉडी में सूडोपोडिया नहीं है, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स में सूडोपोडिया होता है। कैसी सेल्स हैं भाई? जो लिम्फ या ल्यूकोसाइट टाइप की सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी जैसी जो सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और डब्ल्यूबीसीज के जैसी सेल्स। तो अगर हम बात करें तो जितनी भी ल्यूकोसाइट्स हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी, और उनके साथ साथ डब्ल्यूबीसी जैसी सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी लाइक सेल्स जिन्हें हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? सूडोपोडिया के लिए। और इसमें एक और एग्जांपल आता है साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट्स। तो हमारी बॉडी में साइटोस्केलेटन सेल का जो स्केलेटन एलिमेंट्स हैं जैसे कि माइक्रोफिलामेंट, इनकी वजह से भी हमें जो है मूवमेंट देखने को मिलता है हमारी बॉडी में। दूसरा आता है सीलिया। सीलिया की बात करें तो सीलियरी मसल्स, ठीक है, सीलियरी मसल्स में आ गया कि यहां पर हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जिनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल्स मीडियम के मूवमेंट को परफॉर्म करती हैं। जैसे अगर हम बात करें सीलियरी मूवमेंट इन ट्रैकिया, तो हमारा ट्रैकिया का जो म्यूकोजा है, इनर लेयर है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का जो म्यूकोजा है वहां पर सीलिएटेड एपिथेलियम है, और वो क्या करेगा, कुछ भी अगर हमने बाई मिस्टेक कुछ भी अगर स्वेलो कर लिया है या म्यूकस का सिक्रीशन हुआ है तो वो उसको सीलिया थ्रो आउट करने में एक्ट करता है। इसके अलावा सीलियरी मूवमेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से मतलब है फेलोपियन ट्यूब, सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। बड़ा ही फेमस डायग्राम है हमारी एनसीईआरटी का और फेमस इसकी पोजीशन है। तो मूवमेंट ऑफ ओवम, ओवम और स्पर्म दोनों का ही मूवमेंट कराता है। किसमें? रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फेलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में। कौन सा एपिथेलियम है? सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, बड़ा ही फेमस डायग्राम हमारी बुक में बना हुआ है, याद रख लेना। थर्ड, मसल्स से मूवमेंट हमारी बॉडी में पाया जाता है। मसल्स, मसल्स कैसे? जैसे अभी मैंने बोला हमने हाथ को ऊपर उठाया, ऊपर उठ गया, हाथ नीचे किया, नीचे चला गया, तो ये जनरली किसकी वजह से मूवमेंट हुआ है? मसल्स की वजह से। और ये मूवमेंट हमारी विश के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है, तो ये वॉलेंट्री एक्शन में कंसिडर किया है। ऐसा तो है नहीं अपने आप हाथ ऊपर उठ जाएगा, अपने आप नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबल हमारी जो एक्सटर्नल मसल्स हैं उनके केस में नहीं है। बाकी टंग और जॉ, हमारी जॉ की मसल्स, मैं आपसे बोल पा रहा हूं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, किसकी वजह से? इसी मस्कुलर मूवमेंट की वजह से। मैं बोल पा रहा हूं किसकी वजह से? इसी मस्कुलर मूवमेंट की वजह, क्योंकि मसल्स अलाउ नहीं करेंगी, सो आई कांट स्पीच, मैं बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो वो मूवमेंट जो है वो भी किसकी वजह से हो रहा है? मसल्स की वजह से हो रहा है। तो तीन बेसिक टाइप के मूवमेंट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। मूवमेंट ड्यू टू सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया क्या है? सेल का आउटग्रोथ है, तो सूडोपोडिया से जो मूवमेंट होता है उसमें कौन सपोर्ट करता है? माइक्रोफिलामेंट। बिना माइक्रोफिलामेंट के ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट ही सेल का साइटोस्केलेटन, सेल का स्केलेटन बनाते हैं। आपने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबलिन प्रोटीन से बनते हैं, अल्फा और बीटा ट्यूबलिन प्रोटीन। अगर नहीं याद है तो एक बार सेल को जरूर रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल से ही क्या बनता है? सीलिया बनता है, फ्लैजिला बनता है, ठीक है। तो ये भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रोफिलामेंट। तो सूडोपोडिया अलॉन्ग विद सीलिया, और मसल्स तो हमारे जो है मायोप्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनकी वजह से ये मूवमेंट पाया जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी? ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम की। यहां पर इस चैप्टर में हम दो पोर्शन को डिस्कस करेंगे,
एक हमारा बोन वाला जो पोर्शन है जिसमें हम लोग स्केलेटन को डिस्कस करेंगे, एक हमारा मसल्स वाला जो पोर्शन है जिसमें हम लोग ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट आता है वो है कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है, चाहे एक्सटर्नल चाहे इंटरनल, वो मूवमेंट केवल और केवल पॉसिबल है तो किसकी वजह से? मसल्स की वजह से। ठीक है, सो मसल्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, लगभग ऑल टाइप्स ऑफ जो भी मस्कुलर मूवमेंट होते हैं, मस्कुलर लोकोमोशन एंड मूवमेंट इन आवर बॉडी। अगर मसल्स नहीं होती तो हमारी बॉडी का जो मेजर मूवमेंट है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, स्केलेटन इसको सपोर्ट करता है, इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, बॉडी का फ्रेम बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, बॉडी को शेप देता है, एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट इन किसमें? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट किसका पाया जाता है? तो मसल्स का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। तो ये बात याद रखनी है कि दो सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, एक मस्कुलर सिस्टम और एक स्केलेटल सिस्टम, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। मस्कुलर सिस्टम डायरेक्टली और मेजरली रिस्पॉन्सिबल है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए, स्केलेटल सिस्टम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसकी? ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम की। तो मस्कुलर सिस्टम यानी हमारी बॉडी का जो भी मसल बिल्डअप है वो पूरा मस्कुलर सिस्टम बनाता है। इसमें जो टिश्यू इन्वॉल्व है वो है मस्कुलर टिश्यू। उनकी हिस्टोलॉजी हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ी थी। आज थोड़ा सा हिस्टोलॉजी को डिस्कस करके उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। एनाटॉमी मतलब उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी मतलब मसल्स काम कैसे करती हैं, हाउ डू मसल्स फंक्शन। और मसल्स काम कैसे करती हैं तो समझते हैं एक एक करके ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम को। सबसे पहला पॉइंट, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में मसल्स पाई जाती हैं और हमें मालूम है मसल्स की ओरिजिन मीजोडर्म से होती है। ठीक है, मसल्स की ओरिजिन कहां से होती है? मीजोडर्म से होती है। सो मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ये पॉइंट अपने को याद रखना है। ठीक है, मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। हमारे बॉडी का जो टोटल वेट है, हमारी बॉडी का जो टोटल वेट है उसका लगभग अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट वो बना हुआ है किसका? मसल्स का। सो 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट, यहां पर बॉडी वेट की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा अगर हमारा बॉडी में कोई वेट है तो वो किसकी वजह से है? मसल्स की वजह से। और 4 पॉइंट याद रखना। मसल्स के कैरेक्टर एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, क्या क्वालिटी है, क्या कैरेक्टर है, क्या फीचर है मसल का। तो 4 है। मसल्स हैव एक्साइटेबिलिटी, अगर हम इन्हें एक्साइट करें तो ये एक्साइट होती हैं। ठीक है। मसल्स हैव कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी पाई जाती। मसल्स हैव एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब मसल्स एक्सटेंड हो सकती हैं। एक्सटेंड हो सकती है मतलब इनकी लेंथ में खिंचाव हो सकता है जिससे लेंथ इनकी बढ़ सकती है, इनमें एक्सटेंशन पाया जा सकता है। एंड मसल्स शो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब अगर वो एक्सटेंड हुई है और उस फोर्स को रिलीज करो तो फिर ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती है, अपने नॉर्मल शेप में आ जाती हैं। तो ये 4 पॉइंट याद रखना है एज ए फीचर ऑफ मसल्स, जिसमें एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये 4 मेजर पॉइंट हैं जो मसल्स को उसके फंक्शन के बेस पर डिफाइन करते हैं कि मसल्स किस तरह से काम करते हैं। बेस्ड ऑन लोकेशन, याद रखना, लोकेशन के बेस पर। यहां हम हिस्टोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं लोकेशन की, कि मसल्स कहां प्रेजेंट होती हैं। बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के बेस पर मसल्स 3 टाइप की पाई जाती हैं। हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, फिर पढ़ा था कि कौन कौन सी कहां कहां होती। यहां पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो लोकेशन के बेस पर डिस्कशन कर रहे हैं।
ठीक है, लोकेशन के बेस पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आ रहा है कि प्रेजेंट कहाँ होती हैं, तो तीन टाइप की होती हैं। एक होती है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल वो मसल है जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से, हमारे बोन से अटैच पाई जाती है। इसे स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्राइशंस और लाइनिंग पाई जाती है। या इसे वॉलेंट्री मसल कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। हम चाहे हमारा हाथ ऊपर हो जाए, ऊपर होगा, हम चाहे हमारा हाथ नीचे आ जाए, नीचे आएगा। तो ये फंक्शनिंग पाई जाती है किसकी? स्केलेटल मसल की। नीचे उसका डायग्राम है। हिस्टोलॉजी याद करो, कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा कि पैरेलली इसके बारे में, स्केलेटल मसल के बारे में, जिसे हम स्ट्रेटेड मसल कह रहे हैं। पैरेलली अरेंज मसल फाइबर याद करो, पैरेलली अरेंज मसल फाइबर्स पैरेलली अरेंज है, नो ब्रांचिंग, उनमें ब्रांचिंग नहीं है। न्यूक्लियस इज फ्लैट एंड प्रेजेंट एट पेरिफेरी ऑफ फाइबर, न्यूक्लियस फ्लैट है और फाइबर की पेरिफेरी पर प्रेजेंट है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट हैं। और हमने बोला था, याद करो, कि इनमें जो है अंदर जो इंटरनल सेल्स हैं उनके बीच की सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती, तो जो मसल फाइबर हैं वो दिखते मल्टी लेयर्ड हैं, होते नहीं है, सॉरी, दिखते मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, होते नहीं है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखाई देते हैं लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड होते नहीं है। और क्यों? उनके स्ट्रक्चर की वजह से, ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। बात है स्केलेटल मसल की, वॉलेंटरी, हमने पढ़ा था। दूसरा जो आता है विसरल, यानी इंटरनल। विसरल का मतलब होता है इंटरनल, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, बॉडी के इंटरनल साइड में प्रेजेंट होती हैं, तो उन्हें बोला जाता है विसरल। नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, इनमें स्ट्राशंस प्रेजेंट नहीं होते, और इन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं क्योंकि इनमें स्पिंडल शेप की मायोसेल्स पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स कहते हैं, ओवल न्यूक्लियस पाया जाता है। मसल फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, जैसे फाइबर्स पाए जाते हैं किसमें? स्केलेटल मसल में, ऐसे फाइबर्स यहाँ नहीं पाए जाते। यहाँ पर स्पिंडल शेप मसल्स होती हैं जिन्हें मायोसेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोसेल्स। तो याद रखना है, दीज सेल्स आर नोन एज मायोसेल्स। ठीक है, इन्हें मायोसेल्स कहा जाता है, स्पिंडल शेप की होती हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती। तो कहाँ प्रेजेंट होती? याद करो, अभी याद आ जाएगा। कहाँ प्रेजेंट होती है भाई? एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को याद करो, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलरिस म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजा में इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल में प्रेजेंट होती हैं। वॉल ऑफ ब्लड वेसल में ट्यूनिका मीडिया में प्रेजेंट होती हैं। यूटेरस की वॉल में मायोमेट्रियम में प्रेजेंट होती हैं। तो ये वो इंटरनल पोजीशंस हैं जहां पर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं और इंटरनल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन सा इंटरनल मूवमेंट भाई? इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। तो ये जो स्मूथ मसल्स होती है ये कैसी होती है? इनवॉलेंट्री। कैसी होती है? इनवॉलेंट्री। ठीक है, नोट कर लें। थर्ड आते हैं कार्डियक। कार्डियक का नाम क्यों है? क्योंकि ये हार्ट में प्रेजेंट होती है। फीचर अगर याद करें, इनमें भी फाइबर्स प्रेजेंट थे, इनमें भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट थे, लेकिन इनके फाइबर्स में ब्रांचिंग थी। न्यूक्लियस इसका सेंट्रल और सर्कुलर था, और दो सेल्स के बीच की जो सेल मेम्ब्रेन है वो थिक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है। ये भी इनवॉलेंट्री है। सो वॉलेंट्री केवल एक है जो स्केलेटल मसल है, जो दूसरी और तीसरी है, यानी जो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल है, ये भी क्या है? इनवॉलेंट्री। याद रखना आपने। ठीक है, ये भी क्या है? इनवॉलेंट्री। सबसे पहले कुछ फीचर। अब जो एनाटॉमिकल फीचर है उनकी वजह से बात करने कि ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें स्ट्राशंस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्राशंस क्या है? सपोज करिए ये मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर में ऐसे ऐसी लाइनिंग प्रेजेंट होगी, बहुत सारी लाइनिंग प्रेजेंट होगी। इन लाइनिंग्स को स्ट्राशंस कहा जाता है। ये लाइनिंग्स जो है ना बैंड बनाती है, डार्क बैंड बनाती है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जहां ये लाइनिंग प्रेजेंट होती है वही लाइनिंग डार्क बैंड बनाती है। दो लाइनिंग के बीच में लाइट पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे लाइट बैंड कहते हैं। तो हमें दो बैंड दिख रहे हैं, एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड। ठीक है, सपोज करिए ये मसल फाइबर है,
तो जहां लाइनिंग प्रेजेंट है वो डार्क दिखेगा, लाइनिंग के बीच में जो गैप प्रेजेंट है वो लाइट दिखेगा। आगे डिस्कस करेंगे। वॉलेंट्री होती हैं जो अभी हमने पढ़ा। वॉलेंट्री यानी हमारी विश के अकॉर्डिंग इनमें फंक्शन पाया जाता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। अटैच टू स्केलेटन, इसीलिए नाम पड़ा स्केलेटल मसल कि हमारी बॉडी के स्केलेटन हमारे बोन से अटैच होती हैं। रिच इन ब्लड सप्लाई, इनकी ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है क्योंकि ये जब काम करती हैं तो एक्सटेंसिव रेट पर काम करती हैं, इसलिए इन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई को फुलफिल करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, तो रिच ब्लड सप्लाई होती है। फैटीग मसल्स, इनमें थकान पाई जाती है, ठीक है। एक टाइम के बाद जो है अगर एक्सटेंसिव रेट पर काम करेंगी तो इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होगा तो लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। ये हम फंक्शनिंग में देखेंगे, लैक्टिक एसिड बनने लगेगा, एंड दिस डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल फैटीग, यानी मसल्स में थकान के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंशियम, मैंने बोला इनके मसल फाइबर के बीच अंदर जो सेल्स होती हैं, इनकी सेल्स के जो मेम्ब्रेन है वो आपस में डिसॉल्व हो जाती है, तो ये मल्टी सेलुलर तो होते हैं लेकिन दिखते मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं क्योंकि दो सेल्स के बीच का जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो इसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिंशियम कहते हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिंशियम, ये पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना, मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिंशियम। न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज्यादा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई होता है, इनकी फंक्शनिंग बहुत हाई होती है, एक्सटेंसिव रेट पर इनमें मूवमेंट पाया जाता है, इसी वजह से इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है। तो मसल्स की बात ऐसी है कि जब तक नॉर्मल रेट पर काम करेंगे तब तक एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एबनॉर्मल रेट पर काम करेंगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा। ठीक वैसे जैसे अगर हम आपसे बोलें वॉक करो 10 किलोमीटर, तो अगर आपको आदत नहीं है तो धीरे 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 आप 10 किलोमीटर वॉक कर लोगे, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं रनिंग करो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बाद आप गिर जाओगे। क्यों? जब तक वॉक कर रहे थे मसल्स नॉर्मल रेट पर काम कर रही थी, उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था। जब रनिंग करने लगे मसल्स ने एबनॉर्मल रेट एक्वायर कर लिया, और एबनॉर्मल रेट एक्वायर करते ही मसल्स में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन पे शिफ्ट हो गया जो फंक्शनिंग चल रही थी, और फिर लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। एज एन एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन। स्केलेटल मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। स्केलेटल मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है भाई? इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की अगर मसल्स को हम ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करें तो हमें क्या क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात है कि ये जो मसल है ये बोन से अटैच है, बगल में इसके बोन दिख रही है, तो हम ये क्या कह रहे हैं, इसको स्केलेटल मसल कह रहे हैं, बोन से अटैच है। अब मसल्स का जो सबसे थिक पार्ट होता है, जैसे सपोज करिए बाइसेप है, बाइसेप का सबसे ज्यादा थिकनेस यहां मिलता है, तो मसल्स का जो सबसे थिक पार्ट होता है उसे कहते हैं मसल बेली। क्या बोलते हैं? मसल बेली। बॉडी का जो सबसे ब्रॉड पार्ट होता है उसे भी बेली बोला जाता है, तो मसल्स का जो सबसे थिक पार्ट होता है उसे हम बेली बोलते हैं। अब इसको अगर हम डिटेल में देखेंगे तो मसल्स की जो सबसे आउटर बाउंड्री है, आउटर जो कवरिंग है, उसे हम कहते हैं बच्चों एपीमाइसियम, ठीक है। क्या कहते हैं? एपीमाइसियम, जो आउटर बाउंड्री है किसकी? मसल्स की। आउटर बाउंड्री के अंदर हमें कई छोटे छोटे बंडल दिखाई देते हैं, सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, इन सेगमेंट्स को फेसिकुलस कहा जाता है या मसल फेसिकल कहते हैं, ठीक है। इन सेगमेंट्स को, ये जो दिख रहे हैं ऐसे सेगमेंट, इन्हें हम फेसिकुलस कहते हैं। अब फेसिकुलस की जो कवरिंग है उसे कहा जाता है पेरीमाइसियम। याद रखना, फेसिकुलस की जो कवरिंग है उसे कहा जाता है पेरीमाइसियम, एंड एनीथिंग इनसाइड पेरीमाइसियम इज नोन एज एंडोमाइसियम। तो इस ये जो येलो कलर की कवरिंग दिख रही है, इस कवरिंग के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सब कुछ क्या है, किसका कंटेंट है? एंडोमाइसियम। तो फेसिकुलस
ऐसे सेगमेंट्स हैं. कवरिंग ऑफ फेसिकुलस इज पेरीमाइसियम, कवरिंग ऑफ मसल्स इज एपीमाइसियम, एंड द कंटेंट इनसाइड पेरीमाइसियम इज एंडोमाइसियम. तो पेरीमाइसियम में हमें क्या दिखेगा भाई? हमें बंडल्स दिखेंगे, हमें बंडल ऑफ मायोफाइब्रिल्स दिखेंगे. ठीक है, बंडल ऑफ मायोफाइब्रिल्स. और फेसिकुलस के बाहर हमें यहाँ पर ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, यानी इनकी ब्लड सप्लाई हमने पढ़ा बहुत रिच ब्लड सप्लाई पाई जाती है, तो ढेर सारी ब्लड वेसल्स मिलेंगी, रिच ब्लड सप्लाई. तो ये जो येलो कलर की लेयर है हम इसे पेरीमाइसियम कह रहे हैं, और यही पूरा जो बंडल है इसे हम फेसिकुलस कह रहे हैं. इसके अंदर का पूरा कंटेंट कहलाता है एंडोमाइसियम. ठीक है, याद रखना, द ऑल द कंटेंट इनसाइड पेरीमाइसियम इज टर्म्ड एज एंडोमाइसियम. और इसमें है क्या? हमें बंडल ऑफ मसल फाइबर्स दिख रहे हैं, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर दिख रहे हैं, बंडल नहीं, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर. एक बंडल ये हो गया, एक बंडल ये हो गया, एक बंडल ये, ऐसे करके हमें कई बंडल्स दिख रहे हैं. किसके बंडल हैं? मसल फाइबर के. The covering of bundles of muscle fiber is known as sarcolemma. Sarcolemma is muscle fiber की कवरिंग है. ठीक है, sarcolemma is the covering of muscle fiber. और एक मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट हैं, या जिन्हें हम मायोफिलामेंट बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट. तो एक मसल फाइबर, एक मसल फाइबर, और एक मसल फाइबर के अंदर हमें कई मायोफाइब्रिल्स. ठीक है, ये मायोफाइब्रिल्स दिख रहे हैं. मायोफाइब्रिल्स को जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे स्ट्राइशंस दिख रहे हैं बच्चों. स्ट्राइशंस क्या दिख रहे हैं? स्ट्राइशंस. हमें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहा है. तो जो मसल फाइबर है दैट फॉर्म बाय कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेलुलर मसल्स, मतलब मसल सेल्स. तो मसल फाइबर मसल सेल्स के कंपोजिशन से बनता है. यहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहे हैं. हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन. मसल कॉन्ट्रेक्शन के समय जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल रहे. तो एक मसल फाइबर की कवरिंग सार्कोलेमा, एक मसल फाइबर में बहुत सारे छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स. तो जो मसल सेल्स हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? मसल फाइबर, और उसकी कवरिंग है सार्कोलेमा. उसकी कवरिंग है सार्कोलेमा. मसल फाइबर के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं. ये पॉइंट नोट कर लेना, सेल में आपने पढ़ा होगा. और सार्कोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं उन्हें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है अभी मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आगे इनकी जरूरत पड़ेगी. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आगे हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसे याद रखना है कि सार्कोप्लाज्म क्या होता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है. ये हमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मिलता है किसका? मसल्स का. दूसरा बात करते हैं विसरल मसल या स्मूथ मसल की. तो विसरल मसल या स्मूथ मसल, हमने बोला कि इनमें मायोफाइब्रिल्स नहीं होते, स्ट्राइशंस नहीं होते, स्केलेटन से अटैच नहीं होती, इंटरनल ऑर्गन्स में सॉफ्ट टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इन्हें स्मूथ मसल्स कहा जाता है. इंटरनल पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इन्हें विसरल मसल कहा जाता है. स्ट्राइशंस एब्सेंट होते हैं, बड़ी एक्सपेक्टेड सी बात है. स्ट्राइशंस इनमें नहीं पाए जाते, इनवॉलेंट्री होती हैं, अपनी इच्छा से काम करती हैं, हमारी इच्छा से काम नहीं करती. हम चाहे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रन करने लगे, हम चाहे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रुक जाए, तो ऐसा नहीं होता. ठीक है. फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती, जैसे मैंने बोला एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा, जहां इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल थी. स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होती हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होती हैं. तो जितने भी इंटरनल मूवमेंट है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्मूथ मसल या विसरल मसल.
पुअर ब्लड सप्लाई पाई जाती है, इनकी ब्लड सप्लाई बहुत पुअर होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा काम नहीं करते, ठीक है, हमेशा काम नहीं करते, एक सर्टेन टाइम पर जब इनके फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ये तभी काम करते हैं। कुछ तो ऐसी स्मूथ मसल्स हैं, जैसे यूटेरस की स्मूथ मसल है, वो पूरी लाइफ में मेरे ख्याल से उनमें रिग्रेस मूवमेंट तभी पाया जाता है जब पार्चुरेशन होता है। तो पूरी लाइफ में इतनी बार उनमें मूवमेंट होता है कि हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएट, एक सेल में एक जो स्पिंडल शेप सेल है उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्पिंडल शेप यानी पॉइंटेड फ्रॉम बोथ द एंड, दोनों किनारों से पॉइंटेड है। इसी को फ्यूजीफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? फ्यूजीफॉर्म। तो फ्यूजीफॉर्म इनकी सेल्स मिलती हैं। नॉन फैटिग, इतना रिग्रेस इनमें मूवमेंट ही नहीं होता कि इनमें फैटिग पाया जाए, थकान पाया जाए, एनारोबिक रेस्पिरेशन रन करे। एरोबिक रेस्पिरेशन से ही काम चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। तो जनरली नॉन फैटिग होती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा विगरस मूवमेंट इनमें नहीं होता। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस दिख रहा है जो ओवल शेप का होता है। लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम पाया जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम पाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है कार्डियक मसल की। तो कुछ हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर तो हमने पढ़े ही थे। हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे कि हमने बात करी थी, स्ट्रैशंस प्रेजेंट होते हैं मसल फाइबर में। यहां पर देखो ब्रांचिंग प्रेजेंट है, ठीक है, स्ट्रैशंस प्रेजेंट हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने इन्हें स्ट्रेटेड में कंसिडर नहीं किया है क्योंकि स्ट्रेटेड में वॉलेंट्री आ जाता है, ये इनवॉलेंट्री। तो स्ट्रैशंस प्रेजेंट है, इनवॉलेंट्री है, हार्ट में पाई जाती है। हमारी इच्छानुसार काम नहीं करेगी, हम चाहे हार्ट बीट रुक जाए ऐसा नहीं होता, हम चाहे हार्ट बीट शुरू हो जाए ऐसा नहीं होता है। जब से हम पैदा हुए तब से ये हार्ट पंप करना या कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया है, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इनवॉलेंट्री है, फाउंड ओनली इन हार्ट वॉल, हार्ट की वॉल में केवल और केवल हार्ट की वॉल में प्रेजेंट रहती है। वेरी रिच ब्लड सप्लाई, बहुत रिच ब्लड सप्लाई पाई जाती है। इनॉर्मस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, जिससे कितना भी रिग्रेस इनमें फंक्शन हो, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इनमें फैटीग नहीं पाया जाता। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की वो मिलेगी, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी एटीपी की वो मिलेगी। इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होने देंगे, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया तो फैटीग होगा, फिर काम करना फंक्शन करना बंद कर देंगे, रुक जाएंगे। ऐसा नहीं चाहता कोई, है ना, कि उसका हार्ट चलते चलते काम करना बंद कर दे। तो इनमें फैटीग नहीं पाया जाता, नो एनारोबिक रेस्पिरेशन। यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, इनकी जो सेल्स हैं वो यूनिन्यूक्लिएट दिखाई देती है क्योंकि दो सेल्स के बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। इंटरकैलेटेड डिस्क आर द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है। तो दो सेल का सेल मेम्ब्रेन जहां जुड़ेगा, ज्वाइंट होगा, वहां पर एक थिक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। और वो केवल और केवल किस में दिखेगा? कार्डियक मसल में दिखेगा, और कहीं भी नहीं दिखता, कहीं नहीं मिलता। सो ये तीनों के डिफरेंसेस हमने जो अभी डिस्कस किए उन्हीं को आप रिवाइज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड मसल, जो अभी हमने डिटेल में पढ़ा उसी का थ्योरेटिकल वर्जन देख लेते हैं। स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ नंबर्स ऑफ मसल बंडल, जिन्हें हम फेसिकुलस कहते हैं। फेसिकुलस भी कहते हैं, फेसिकुलस भी कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मसल बंडल, जो हमने बोला सेगमेंट दिखते हैं बंडल के, हेल्ड टुगेदर बाय ए फेशिया, ये आपस में एक लेयर से अटैच होते हैं जिसे हम फेशिया बोलते हैं, या कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, जिसे हम एपिमाइसियम नाम दे रहे हैं। कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, एपिमाइसियम की बात हो रही है। फेशिया जो है वो एपिमाइसियम लेयर की बात हो रही है, जिसने इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ बांध कर रखा हुआ है।
ईच फेशिया कंटेन नंबर ऑफ मसल फाइबर, हर एक फेशिया में बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं यहां पर एक फेशिया को देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारे मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जब इनको जूम करेंगे और ज्यादा डिटेल में देखेंगे, तो जितना हम जूम करते जाएंगे, जितना डिटेल में देखते जाएंगे, हमें इनके ऊपर लगी हुई परतें जो हैं वो हटती हुई दिखाई देंगी। मसल फाइबर आर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं कहा जाता, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे सार्कोलेमा कहा जाता है, और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, याद रखो। तो मसल फाइबर है, मसल फाइबर की जो कवरिंग है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं वो एक्चुअली सार्कोलेमा है, और उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसे सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं। एक पॉइंट और याद रखना, हमने बोला था कि इनके अंदर जो हमें मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एक्चुअली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इस पॉइंट को भी अपने को याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट भी अपने को याद रखना है। चलिए, ईच मसल फाइबर कंटेन पैरेलली अरेंज्ड मायोफिलामेंट, हर मसल फाइबर में पैरेलली अरेंज्ड मायोफिलामेंट पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही, जस्ट 1 सेकेंड। चलो, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि इनकी जो मसल फाइबर है वो मसल फाइबर जो है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसे सार्कोलेमा कह रहे हैं। सार्कोलेमा के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसे हम सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं। और हमने बोला था अंदर प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सार्कोप्लाज्म क्या होता है, सार्कोलेमा क्या होता है, क्योंकि आगे इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन सामने आने वाला है। ठीक है, ईच मसल फाइबर कंटेन पैरेलली अरेंज मायोफिलामेंट या मायोफाइबर, तो हर एक मसल फाइबर में न्यूमरस मायोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, और यही मायोफाइब्रिल्स हैं जब हम मसल फाइबर को देखेंगे तो हमें स्ट्राशंस दिखेंगे, लेकिन जूम करके जब मायोफाइब्रिल्स को देखेंगे तो ये जो स्ट्राशंस हैं ये हमें बैंड के फॉर्म में दिखाई देंगे, ब्रोकन लाइंस के फॉर्म में दिखाई देंगे। बहुत ज्यादा जूम कर लिया है, अब जो स्ट्राशन है वो हमें ब्रोकन लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ये ऊपर से नीचे तक ये पूरा स्ट्राशन है। जूम करेंगे तो ये हमें ऐसा और दिखाई देगा। देखो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ये सपोज करिए मसल फाइबर है, मसल फाइबर में यहाँ देखिए ये लाइन ऊपर से नीचे दिख रही है, ये स्ट्राशंस है। ये लाइन क्या है? स्ट्राशंस है। इसको और जूम किया, और जूम किया, एक मसल फाइबर है तो एक मसल फाइबर में ये हमें मायोफाइब्रिल है, एक मायोफाइब्रिल में हमें ये स्ट्राशंस दिख रहा है। एक मायोफाइब्रिल को जूम किया, एक मायोफाइब्रिल को जूम किया तो ये जो स्ट्राशन था ये पता चला कि ये ब्रोकन लाइन है, एक कंटिन्यूअस लाइन नहीं है, टूटी हुई लाइन है। और जितना ज्यादा जूम करते जाएंगे तो ये हमें एक ब्रोकन लाइन बैंड के फॉर्म में दिखाई देगी। यहां पर हमें ये दिख रही है जिसे हम बैंड के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, ये ब्रोकन लाइन, और इस ब्रोकन लाइन के का जो एक सेगमेंट बनता है हम उसे नाम दे रहे हैं सार्कोमियर। ठीक है, याद रखना क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? सार्कोमियर। ये पॉइंट अपने को याद रखना क्योंकि बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है। तो मसल फाइबर बने होते हैं मतलब बंडल बने होते हैं मसल फाइबर के।
मसल फाइबर बनी होती हैं मायोफिलामेंट के, और मायोफिलामेंट बने होते हैं सार्कोमियर के। तो सार्कोमियर आर कंसिडर्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। मसल्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से बनते हैं क्या? ये सार्कोमियर। सार्कोमियर वही स्ट्रक्चर है जो मसल्स का फॉर्मेशन करता है, ये वही स्ट्रक्चर है जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है कि सार्कोमियर क्या है और कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते हुए आगे हम कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसे समझो, मैं यहां डायग्राम से भी बताने की कोशिश करूंगा और खुद से भी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या कह रहा है। सपोज करिए ये एक मायोफाइब्रिल है या मायोफिलामेंट। ठीक है, एक मायोफिलामेंट है। इस मायोफिलामेंट में हमने बोला हमें स्ट्राइशंस दिख रहे हैं। ठीक है, इस मायोफिलामेंट में हमें स्ट्राइशंस दिख रहे हैं। तो जहां हमें स्ट्राइशंस दिख रहे हैं, जब हमने जूम किया तो पता चला कि ये स्ट्राइशंस एक पूरा स्ट्रिप है, एक रिबन है। तो हमने उस स्ट्राइशन वाले पार्ट को नाम दिया डार्क बैंड, क्योंकि वो हमें डार्क कलर का दिखाई दे रहा, हमने नाम दिया डार्क बैंड। फिर इसे ए बैंड भी कहा जाता है, डार्क बैंड या ए बैंड। क्यों कहा जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस नाम जानो, डार्क बैंड या ए बैंड। अगर कंफ्यूज हो रहे हो, चलो आगे एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा जो आ जाता है, दो डार्क बैंड के बीच में जो लाइट पार्ट हमें दिख रहा है, जिसे हम बोलते हैं लाइट बैंड, लाइट बैंड या आई बैंड, कम डेंसिटी वाला पार्ट। तो हमें माइक्रोफिलामेंट में, ठीक है, हमें जो मायोफिलामेंट है, मायोफिलामेंट में एक हाई डेंसिटी वाला पार्ट दिखेगा जहां स्ट्राइशन है, जो हमें स्ट्रिप्शंस दिखाई दे रही थी, स्ट्राइशंस दिखाई दे रहे थे। और एक कम डेंसिटी वाला पार्ट दिखेगा, दो स्ट्राइशंस के बीच का पार्ट। तो एक हाई डेंसिटी, एक लो डेंसिटी, एक हाई डेंसिटी, एक लो डेंसिटी। आप देखोगे डायग्राम में, एक हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी। तो जहां डेंसिटी हाई है उसे कहते हैं डार्क बैंड या ए बैंड, जहां डेंसिटी कम है उसे कहते हैं लाइट बैंड या आई बैंड। तो अभी कंफ्यूजन हो सकता है कि क्यों कह रहे हैं लाइट बैंड और आई बैंड। हालांकि उसका रीजन अलग है, लेकिन मैं आपको अभी याद करने के लिए बता दूं, इस याद करने के लिए कंफ्यूज मत होना कि लाइट बैंड को ए बैंड कह रहे थे या डार्क बैंड को आई बैंड कह रहे थे। इस पे कंफ्यूजन मत होना। आप क्या करना, बस सेकंड लेटर की बात करना। डार्क में सेकंड लेटर कौन सा है? ए, तो ये हो गया ए बैंड। लाइट में सेकंड लेटर कौन सा है? आई, तो ये हो गया आई बैंड। हालांकि ये रीजन नहीं है, इसका रीजन इसके प्रोटीन्स को लेकर है, इसके जो मसल प्रोटीन है, मसल प्रोटीन को लेकर है। तो हमें दो जो है पार्ट दिखते हैं मायोफिलामेंट में, एक दिखता है लाइट बैंड और एक दिखता है डार्क बैंड। लाइट बैंड जिसे हम आई बैंड कहते हैं, डार्क बैंड जिसे हम ए बैंड कहते हैं। ठीक है, फिर कुछ और लेवल पे हम इसको जूम करेंगे और कुछ और लेवल पे जूम करते हुए हम आगे समझने की कोशिश करेंगे किसको, सार्कोमियर को। तो आज बस एक पॉइंट जानो कि जो मसल फाइबर है, मायोफिलामेंट जो है, मायोफिलामेंट में हमें एक जो है रिबन शेप स्ट्रैशंस दिखते हैं। जहां स्ट्रैशंस प्रेजेंट होते हैं वो होता है ए बैंड यानी डार्क बैंड, जहां स्ट्रैशंस प्रेजेंट नहीं होता है वो होता है आई बैंड यानी लाइट बैंड। ठीक है, तो इन्हीं को देखते हुए, इन्हीं को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले पार्ट में, लेकिन उसको हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम आज की क्लास कहाँ पर एंड कर रहे हैं? हम मायोफिलामेंट पे एंड कर रहे हैं, जहाँ पे हम लाइट बैंड और डार्क बैंड का डिस्कशन करेंगे। और लाइट बैंड और डार्क बैंड
में हमें ये समझ में आ गया कि जो मसल फिलामेंट में जहाँ स्ट्रैशन प्रेजेंट होता है वहाँ की डेंसिटी हाई होती है, उसे डार्क बैंड कहते हैं। स्ट्रैशन के आगे और पीछे वाला पार्ट जो है वहाँ डेंसिटी लो होती है, उसे हम लाइट बैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम याद रखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं 2 पॉइंट को समझते हुए स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसको समझने की कोशिश करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर से अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। कुछ एडिशनल पॉइंट हैं, उन एडिशनल पॉइंट को हम नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।